बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। रिक्शा लेकर शेफ सेना के दफ्तर में पहुंचा तो ऑफिस सेक्रेटरी ने मेरी तरफ किसी कदर हैरानी से देखा और पूछा, धर्मचंद तुम इतनी जल्दी आ गए बड़ौदा से? मैंने कहा, क्या बताऊं भैया, बड़ौदा पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहन के भैया शहर छोड़कर बम्बई जा चुके हैं। मैं क्या करता, वहाँ कोई मेरा जानने वाला नहीं था, बस दूसरी गाड़ी पकड़कर वापस चल पड़ा। तुम सुनाओ, बम्बई से बालाजी और सेनापति ठाकरे जी का कोई फ़ोन तो नहीं आया? उसने कहा, नहीं, मगर बालाजी तो सौरत में ही हैं। मैं भूल गया था कि शिवसेना के मुंबई महाराष्ट्र के इंचार्ज मराठा बालाजी को तो मैं सौरत में छोड़कर गया था। मैंने हंसकर कहा, अरे भैया बस भूल गया हूँ, थक गया हूँ, भोजन पानी करके आराम करूँगा ऊपर कमरे में। सेनापति बालाजी ठाकरे का फ़ोन आए तो मुझे जगा देना। मैंने बाजार के एक वैष्णो होटल में जाकर खाना खाया और शिवसेना के सौरत वाले अपने ऑफिस में दूसरी मंजिल वाले कमरे में जाकर लेट गया। मुझे बेहद इत्मीनान हो रहा था कि मैंने सौरत में मुसलमानों के कातिल और मुसलमान औरतों की बेहुरमती करने वाले कालिया बदमाश को हलाक कर दिया था। अब मुझे सौरत में मुसलमानों को कत्ल करने और मुसलमान औरतों की बेहुरमती करने वाले बाकी 3 मुजरमों यानी भास्कर, शिवा और पाटीकर को ठिकाने लगाना था। हाजी भाई की ज़ुबानी मुझे इन तीनों का पता मालूम हो चुका था। ये तीनों जलंधर के बोर्ड वाले मंदिर में पुजारी के मेहमान बनकर रह रहे थे, क्योंकि सौरत में फसादात में इन तीनों ने मुसलमानों का बेदरे कत्ल आम किया था और मुसलमान दबी ज़ुबान से ही सही मगर अखबारों में बराबर शोर मचा रहे थे कि मुसलमानों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, मुसलमानों का खून बहाने वाले पुलिस अफसरों को पकड़ा जाए। चुनाचे शिवसेना ने कालिया के अलावा उन तीनों को भी सौरत से बैर भेज दिया था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाना। मेरा असल टारगेट मुसलमानों के ये तीनों कातिल थे जो उस वक्त जलंधर के एक मंदिर में रुपोश थे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं सौरत से निकलकर इतनी दूर जलंधर कैसे जाऊँ। ज़ाहिर है मैं कालिया की तरह इन तीनों को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकता था। कालिया एक ही आदमी था, उसे मैंने आसानी से हलाक कर दिया था। ये 3 आदमी थे, इनको हलाक करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैं सौरा से इतने दिन गैर हाजिर नहीं रह सकता था। दूसरी ये मजबूरी भी थी कि बम्बई से किसी भी वक्त शिवसेना के फ़िरौन बाल ठाकरे का बुलावा भी आ सकता था। बाल ठाकरे मुझे किसी इंतहाई खुफिया मिशन पर भी भेजने वाला था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यह खुफिया मिशन किस नौयत का है। मैं इसी शशोपंज में था कि दूसरे दिन बम्बई से बाल ठाकरे का फ़ोन आ गया। उसने मुझे फ़ौरन बम्बई बुलाया था। मैंने 1 घंटे बाद सौरा से गाड़ी पकड़ी और बम्बई रवाना हो गया। बाल ठाकरे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं शाम के वक्त उसकी बम्बई वाली कोठी में पहुंचा। ये बाल ठाकरे के बियर पीने का भी वक्त था। मैंने झुककर प्रणाम किया और जैसा कि सब लोग उसके आगे अदब से 2 जानू होकर बैठते थे, मैं भी बड़े अदब से बैठ गया। उसने अपनी आदत के मुताबिक मेरे आने पर किसी किस्म की खुशी या जज्बात का इजहार न किया, सिर्फ इशारे से कहा कि सोफ़े पर बैठ जाओ। मैं कलीन पर से उठकर सोफ़े पर बैठ गया। उसने ज़ाफ़रानी लिबास पहन रखा था। उसका लिबास ज़ाफ़रानी सिल्की कुर्ता उसके घुटनों से नीचे तक आया हुआ था। गलिये में मोतियों की मालाएँ भी थीं और काले स्याह रिठियों के 3 लंबी मालाएँ भी थीं। हिंदुओं में ये योग और साधना की अलामत समझी जाती हैं। बियर का गिलास उसके करीब ही शीशे की तपाई पर पड़ा था। उंगलियों में जुमर्द और मरजान के नगीनों वाली अंगूठियां चमक रही थीं। दूसरे हाथ की उंगलियों में कीमती सिगार सुलग रहा था। एक लम्हे के लिए वो मुझे घूर कर तकता रहा, फिर उसने बियर का गिलास मुंह से लगाकर 2-3 घूंट पिए। रेशमी रुमाल से अपने काले काले होंठ साफ किए, सिगार का हल्का सा कश लगाया और सर को थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं और आगे पीछे हिलाते हुए बोला, धर्मचंद, भारत माता के दुश्मन बहुत हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। यह दुश्मन हमारे भारत देश में भी घुसकर बैठा हुआ है और पाकिस्तान की शक्ल में भी मौजूद है। हमारी सरकार हमारे दुश्मनों से अमन शांति की बात करती है। मैं कहता हूं कि हमें इन मुसलमानों को एक एक करके ख़त्म कर देना चाहिए। भारत में जितने मुसलमान हैं इन सब को जहर देकर मार डालना चाहिए और पाकिस्तान पर एक ही दिन में 10-12 एटम बम मारकर इस दुश्मन मुल्क को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। उसके चेहरे पर नफरत के असरात उभर आए थे। उसने सिगार पर जोर से उंगली मारकर एक्सट्रे में उसकी राख झाड़ी और कंधे पर पड़ी हुई सिला की चादर को ठीक करते हुए कहने लगा, हमारी शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ तो इस काम में लगी हुई है। देख लो, हमने बाबरी मस्जिद को भी ढा दिया है। अब वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। इसी तरह हम भारत में मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें हैं उन सबको एक एक करके ढा देंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एटम बम चलाना बहुत ज़रूरी है।
ये मलीच कौम सिर्फ एटम बम से ही ख़त्म की जा सकती है। मैंने कहा, सेनापति जी, आप भारत माता के मायानाथ सपूत हैं। भारत देश में साम्राज्य बनाने के लिए हमें आप जैसे युद्ध सपूत की ज़रूरत है। आप हमारे लिए शिवाजी मरहटे से कम नहीं हैं। बाल ठाकरे जज्बाती हो गया। वो मरहटी ज़ुबान में बोलने लगा, फिर हिंदुस्तानी ज़ुबान पर आ गया। बियर का गिलास तपाई पर रख दिया और उसीले लहजे में बोला, शिवाजी मेरे हीरो हैं। वो हम सब हिंदुओं के हीरो हैं। ये गांधी तो उसके आगे बकरी है। इसकी वजह से भारत माता के टुकड़े हुए हैं। आज शिवाजी जिंदा होता तो कभी पाकिस्तान न बनता। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। दिल में सोच रहा था कि हम पाकिस्तान में बैठे इन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं और ये हमें तबाह करने के मंसूबे तैयार कर रहे हैं। हम इन लोगों की फिल्में देखते हैं, इनकी एक्ट्रेसों के डांस देखकर खुश होते हैं, इनके गाने घरों में और कारों में लगाकर सुनते हैं और ये हम पर एटम बम गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। बियर का गिलास ख़त्म करने के बाद बाल ठाकरे अपने असल मौजू की तरफ आया। हस्बे आदत एक नज़र मुझे घूरकर आंखें सुकेड़ कर देखा, सिगार की राख झाड़ी और बोला, धर्मचंद, तुमने इन मलीच मुसलमानों का क्रियाक्रम करने में मेरी बड़ी मदद की है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है। मैं तुम्हें जिस खुफिया मिशन पर रवाना कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे किसी साथी को ज़रा सा भी इल्म नहीं है और उन्हें इस खुफिया मिशन के बारे में बताया भी नहीं जाएगा। तुम भी इसका जिक्र जुबान पर नहीं लाओगे। मैंने सर ज़रा सा झुकाते हुए कहा, सेनापति जी, मेरी तरफ से इत्मीनान रखिए। मैं मर जाऊँगा मगर ये राज नहीं बताऊँगा। बाल ठाकरे ने छत की तरफ देखकर गहरा सांस भरा और मुझसे मुखातिब होकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम सिर्फ होशियार और इंटेलिजेंट ही नहीं हो बल्कि बहादुर भी हो, वरना तुम्हारी जगह ये बालाजी या मनुस्वानी होता तो पाकिस्तान की कैसे कभी फरार होकर यहाँ ना पहुँच सकता। अब मेरी बात गौर से सुनो। भारत में चाहे कम्युनिस्टों की सरकार बन जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन सब का आपस में चाहे लाख लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन एक बात हर सरकार में साझी होती है और वो बात यह है कि पाकिस्तान को हर हालत में ख़त्म करना है और भारत माता के टूटे हुए बाजू को फिर से जोड़ना है। यही एक बात है जो मुझे भी हौसला देती है और मैंने कभी किसी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं की। ऊपर से हमारी हर सरकार पाकिस्तान के साथ शांति, अमन और डेमोक्रेसी की बात करती है, मगर अंदर से हमारी हर सरकार की पॉलिसी यही रही है कि पाकिस्तान को हर हालत में ख़त्म करके उसे फिर से भारत के साथ एक करना है। चुनाचे हमारी आज की सरकार ने भी इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए तबाहकुन दूर मार मिसाइलों का मनसूबा तैयार किया है। ये मिसाइल भारत के किसी भी सरहदी शहर से फायर करके पाकिस्तान के शहरों पर गिराकर उन्हें तबाह किया जा सकेगा। इन मिसाइलों की मार 500 से 550 मील तक होगी। बाल ठाकरे अपने सिंगल सीट वाले सोफे पर ज़रा सा आगे को झुककर मुझसे बात कर रहा था। उन तबाहकुन दूर मार मिसाइलों के मंसूबे का सुनकर सिर्फ मेरे कान ही नहीं बल्कि मेरे रुंगट्ठे भी खड़े हो गए। ये मुसलमानों का जानी दुश्मन और भारत का फ़िरऔन नंबर 1 बाल ठाकरे गलत बयानी नहीं कर रहा था। उसे भारतीय हुकूमत की हर खुफिया और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी का सबसे पहले इल्म हो जाता था। महाराष्ट्र भारत के 2 बहुत बड़े और अहम सूबे थे और बाल ठाकरे की शिवसेना के दोनों सूबों पर पूरा कब्जा था। इस एतबार से भी कोई भारतीय सरकार बाल ठाकरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा भारत की लोकसभा और राज्यसभा में भी बाल ठाकरे की पार्टी और उसकी हमदर्द राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अपने नुमाइंदे मौजूद थे। सबसे बढ़कर ये बात थी कि भारत की हर सरकार की पाकिस्तान को ख़त्म करने की पॉलिसी और बाल ठाकरे की पाकिस्तान दुश्मनी में मुकम्मल इश्तराक था। चुनाचे भारत की हर सरकार बाल ठाकरे के मशवरे से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती थी। अगर मशवरे में शामिल ना भी करे तो बाल ठाकरे को खबर ज़रूर कर दी जाती थी कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है। चुनाचे भारतीय हुकूमत और महकमा दिफा दूर मार मिसाइलों के जिस मंसूबे को अमली शक्ल दे रहा था उसके बारे में बाल ठाकरे को खबर कर दी गई थी। मैंने उसी लम्हे दिल में तय कर लिया कि इन दूर मार मिसाइलों की पूरी रिपोर्ट हासिल करके अमृतसर में मुकीम अपने आदमी के जरिए पाकिस्तान में मलक साहब और भट्ट साहब को पहुंचा दी जाएगी। मैंने इस मंसूबे का मज़ीद सुराग लगाने की कोशिश करते हुए बाल ठाकरे से पूछा। जब बाल ठाकरे बात कर रहा होता था तो किसी को उसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त बाल ठाकरे बात ख़त्म कर चुका था और बियर के दूसरे गिलास के घूंट भर रहा था। मैंने कहा, सेनापति जी, ये शुभ खबर सुनाकर आपने मेरे दिल को खुश कर दिया है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान भी भारत का अटूट अंग है। ये बात बाल ठाकरे को बड़ी अच्छी लगी। बियर का गिलास मेज पर रखते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, धर्मचंद, तुमने वो बात कह दी है जो भारत की हर सरकार कहते हुए डरती है। अंदर से मानती ज़रूर है और अंदर से इस पॉलिसी पर अमल भी करती है, लेकिन ज़ुबान से किसी को नहीं कहती। मैं शुरू ही से ये कहता आ रहा हूँ और अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान भारत का अटूट अंग है। भारत माता का ये बाजू ज़बरदस्ती उसके जिस्म से अलग किया गया है। हमें उसे फिर से भारत माता के जिस्म के साथ जोड़ना है। तुमने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया है धर्मचंद।
और उसने अपने चांदी के सिगरेट केस में से सिगार निकालकर मुझे पेश करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कभी कभी सिगरेट पीते हो, लो ये सिगार पियो, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। मैं इनकार नहीं कर सकता था। मुझे बाल ठाकरे का एतमाद हासिल हो रहा था और भारत सरकार की मजीद पाकिस्तान दुश्मन मनसूबों का इल्म हासिल होने वाला था। मैंने सिगार लेकर बाल ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। उसने खुद चांदी का लाइटर जलाकर मेरा सिगार सुलगाया और कहने लगा, उन मिसाइलों का नाम पृथ्वी मिसाइल तजवीज़ हुआ है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर क्या ये मिसाइल तैयार होना शुरू हो गए हैं? बाल ठाकरे ने लाइटर मेज़ पर रखते हुए कहा, तैयार होना शुरू नहीं हुए बल्कि तैयार हो चुके हैं और उन्हें बड़ी राजदारी के साथ लॉन्चिंग पॉइंट पर पहुंचा भी दिया गया है। मैंने दिल में कहा, फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो वो लॉन्चिंग पॉइंट ही उन मिसाइलों का कब्रिस्तान बनेंगे। ये लॉन्चिंग पॉइंट जरूर फिरोजपुर ज़िला में किसी जगह पर होगा। बाल ठाकरे ने आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इसके लिए जलंधर के करीब एक इलाके को चुना गया है। ये इलाका किस जगह पर वाक़या है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसकी खबर या भारत सरकार की सीक्रेट एजेंसियों को है या मुझे है। मुझे सरकारी तौर पर बताया गया है। मेरा ख्याल था कि अगर ये लॉन्चिंग पॉइंट ज़िला फिरोजपुर में किसी मकाम पर होगा तो मुझे वहाँ से जलंधर जाकर भास्कर, शिवा और पट्टीकर को कत्ल करने में आसानी हो जाएगी। अब जब मालूम हुआ कि ये मकाम जलंधर ज़िला में ही है तो मैं दिल में खुश हो गया। अब मुझे ये मालूम करने की जल्दी थी कि ये भारतीय फ़िरौन मुझे जिस खुफिया मिशन पर भेज रहा है वो है क्या। तो बाल ठाकरे कहने लगा, पृथ्वी मिसाइलों की पहली खेप लॉन्चिंग पॉइंट के खुफिया मकाम पर पहुंचा दी गई है। उसका लॉन्चिंग पैड ज़मीन के अंदर बनाया गया है। ये ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़े तहखाने में कुएं की शक्ल में है। ये सब कुछ एक वीरान टीले के अंदर तैयार किया गया है और लॉन्चिंग पैड के कुएं का मुंह टीले के ऊपर खुलता है। यहाँ से ये मिसाइल फायर होने के बाद पाकिस्तान के जनूबी शहरों लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और गुजरांवाला को अपना निशाना बनाएंगे। ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, लेकिन इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है और ये इस कदर तबाहकुन हैं कि पाकिस्तान के जिस शहर पर गिरेंगे उसे तबाह करके खंडर बना देंगे। वहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा, कोई इमारत सलामत नहीं रहेगी। मैंने मिसाइलों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हुए पूछा, महाराज ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रसन्नता की बात आपने बताई है, लेकिन सिर्फ एक मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर पावर ना हो लाहौर जैसे बड़े शहर को कैसे तबाह कर सकता है? बाल ठाकरे की आंखें सुकड़ गईं और चेहरे पर खबासत नुमायाँ हो गई और वो कहने लगा, धर्मचंद, भारत साइंस में पाकिस्तान से बहुत आगे है। उन पर पृथ्वी मिसाइलों में असाबी गैस की भी एक ख़ास मिकदार शामिल की गई है। जहाँ इस मिसाइल के धमाके का असर ना पहुँच सकेगा वहाँ ये असाबी गैस पहुँचकर 1 सेकंड में इंसान को मौत की नींद सुला देगी। ये सुनकर एक दफ़ा तो मेरा दिल भी बैठने लगा कि पाकिस्तान के इन दुश्मनों ने तो वाकई पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने का नापाक मनसूबा तैयार कर लिया था। अब ये मेरा फ़र्ज़ बन गया था कि इन मिसाइलों को एक एक करके तबाह करना है, इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ऊपर से मैंने बाल ठाकरे की तरफ देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, सेनापति जी, मैं समझता हूँ कि ये मिसाइल पाकिस्तान पर जितनी जल्दी हो सके गिरा देने चाहिए ताकि भारत माता का टूटा हुआ बाजू फिर से जुड़ जाए और भारत फिर से अखंड भारत हो जाए। बाल ठाकरे ने सिगार एस्ट्रे में मसलते हुए कहा, यह सब कुछ वक्त आने पर और मुनासिब मौका पर किया जाएगा। इसके लिए बांग्लादेश की तरह ज़मीन हमवार की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो बात मुझे और हमारे महकमा दिफा की खुफिया एजेंसियों को परेशान कर रही है वो ये है कि दुश्मनों को किसी तरह हमारे उन मिसाइलों के मंसूबे और उसके लॉन्चिंग पॉइंट वाले इलाके की खबर हो गई है और पाकिस्तान की खुफिया सर्विस के 2 जासूस ज़िला जलंधर के मिसाइलों वाले टीले के आसपास चक्कर लगाते पकड़े भी गए हैं। वो इस वक्त जलंधर छावनी की जेल में बंद हैं और उनसे उनके साथियों के बारे में पूछताछ हो रही है। तुम्हें मेरी सिफारिश पर भारत की महकमा दिफा की सीक्रेट सर्विस की तरफ से ख़ास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है कि तुम उस इलाके में घूम फिर कर ये मालूम करो कि पाकिस्तान का अगर कोई और जासूस वहाँ पर है तो वो किस जगह पर है, क्या वो अकेला है या उसके साथ दूसरे आदमी भी हैं। तुमको चूँकि हिंदी की गीता और वेदों के संस्कृत के श्लोक ज़बानी याद हैं और तुम उर्दू भी पाकिस्तानी लहजे में बोल लेते हो क्योंकि तुम्हें अपनी जासूसी के ज़माने में पाकिस्तान में देर तक रहने का मौका मिला है और मुझे बताया गया है कि तुम मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान की आयात भी ज़ुबानी बोल लेते हो। इसलिए इस काम के लिए ख़ास तौर पर तुम्हें चुना गया है। तुम हिंदू सिखों के माहौल में जोगी सन्यासी बनकर और ज़िला जलंधर के मलीर कोटला के मुसलमानों के माहौल में सूफी बुजुर्ग बनकर उनमें घुल मिल सकते हो। ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी जासूस मुसलमान होंगे। जो 2 जासूस पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं, अगरचे उन्होंने पाकिस्तानी होने का इतराफ़ नहीं किया। इस वजह से उन लोगों का मलीर कोटला के किसी न किसी मुसलमान से ज़रूर रब्ता होगा। तुम्हें मालूम ही होगा कि मलीर कोटला में हिंदू मुस्लिम फसाद बिल्कुल नहीं हुआ था और वहाँ के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान नहीं गए थे, वो इसी तरह वहाँ रह रहे हैं। तुम्हें उन मुसलमानों के दरमियान एक मुसलमान फ़कीर दरवेश बनकर जाना होगा।
और पाकिस्तानी जासूसों का सुराग लगाना होगा, ताकि इसके पेशतर कि वो जासूस पृथ्वी मिसाइल के खुफिया लॉन्चिंग पॉइंट के बारे में पाकिस्तान की खुफिया सर्विस को पूरी मालूमात पहुँचाएँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम मेरा मतलब अच्छी तरह से समझ गए होगे, क्यों धर्मचंद? मैंने उसे अपने ख्यालात से चौंक कर कहा। जी महाराज, बिल्कुल समझ गया हूँ, बाल ठाकरे बोला। अपने अपने वक्त पर तुम्हारे जिम्मे 2 काम लगाए जाएंगे। तुम्हारा पहला खुफिया मिशन मलीरकोटला के मुसलमानों में जाकर पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाना होगा। इस दौरान जो 2 जासूस पकड़े गए हैं, तुम्हारी सिविल और मिलिट्री सीक्रेट सर्विस उनसे पूछताछ जारी रखेगी। अगर उनसे हमें मुफीद मालूमात हासिल ना हो सकें तो तुम्हारी दूसरी ड्यूटी और दूसरा मिशन ये होगा कि तुम्हें एक पाकिस्तानी मुसलमान जासूस की हैसियत से जो पकड़ा गया है, जेल में पहले से बंद पाकिस्तानी जासूसों के साथ कैद कर दिया जाएगा। महज दिखाने के लिए तुम पर थोड़ा बहुत टॉर्चर भी किया जाएगा। यूँ तुम उनके साथ घुल मिलकर उन पर यह साबित करोगे कि तुम भी पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और तुम्हें भी एक ख़ास मिशन पर इस इलाके में भेजा गया था और तुम पकड़े गए हो। फिर तुम उनसे मालूम करने की कोशिश करोगे कि भारत में उनके दूसरे पाकिस्तानी जासूस साथी कहाँ कहाँ पर हैं। ये दोनों काम तुम्हें अपने अपने वक्त पर करने होंगे, मगर सबसे पहले तुम्हें सूफी दरवेश बनकर मलीरकोटला के मुसलमानों में जाना होगा। क्या तुम इस मिशन के लिए और भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हो? मैंने सीने पर हाथ रख कर कहा, सेनापति जी, मैं भारत माता की सेवा और भारत की अखंडता के लिए अपनी जान बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। आप हुक्म करें कि मुझे इस मिशन पर कब रवाना होना होगा। बाल ठाकरे के चेहरे पर एक ऐसी मकरूह हंसी नमूदार हुई जिसमें पाकिस्तान की दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस वक्त मुझे इस हकीकत का एक बार फिर एहसास हुआ कि हिंदू के लीडर और हिंदू की हुकूमत वाकई पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1 है। और वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की करता नहीं देख सकती, बल्कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। आप खुद मुझे बताएं। बल्कि मैं ये सवाल भारत के दानिशवर हिंदू सिखों से भी पूछता हूँ कि अगर उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, अगर वो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं, तो इन चंद एक दानिशवरों की ज़ाती राय पाकिस्तान को उनकी सरकार के बनाए हुए पृथ्वी मिसाइलों से नहीं बचा सकती। इन चंद एक इंसान दोस्त हिंदू सिख दानिशवरों को कौन पूछता है? और बहुत मुमकिन है कि एक मकाम पर आकर वो भी भारत की पाकिस्तान दुश्मन और उसके पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम की हिमायत करने लगे, जैसा कि सन 65 की जंग में हुआ था। भारत के रवादारी पसंद और आज़ाद ख्याल दानिशवर भी पाकिस्तान के खिलाफ रेडियो और दूरदर्शन पर तकरीरें करने लगे थे। ये तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की सलामती और उसमें बसने वाली आज़ाद कौम की सालमियत और उसकी बका का मामला है। कोई भी आज़ाद मुल्क ये गवारा नहीं कर सकता कि दूसरा मुल्क उस पर चढ़ाई कर दे, उसके शहरों को मिसाइलों से तबाह करना शुरू कर दे और उसके अवाम रवादारी भाईचारे और बैन अल-अक़वामी इंसानियत के गीत गाते रहें। यह तो कौमों की इज़्ज़त व आबरू और गैरत और ज़िंदगी और मौत का मकाम होता है। और आबरूमंद जिंदा कौमें तो अपनी आज़ादी और अपने वतन की बका और सलामती के लिए जान की बाजी लगा देती हैं। फिर तो तख्त या तख्ते वाली बात होती है, या हम नहीं या दुश्मन नहीं। बाल ठाकरे कहने लगा, हर चुवाल में तुम्हारी घरवाली को हर महीने तुम्हारी तनख्वाह में से 3000 रुपये मिलते रहेंगे। तुम्हारी इस मिशन के लिए तनख्वाह 7000 रुपये माहवार तय हुई है। 3000 तुम्हारी बीवी को पहुंचा दिए जाएंगे। 4000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। तुम्हें एक खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। यह नंबर दिखाकर तुम भारत के किसी भी शहर में किसी भी पुलिस स्टेशन से मदद हासिल कर सकोगे। जिस बैंक में जाकर ये कोड नंबर दिखाओगे, तुम 10 से 20,000 रुपये तक फौरी तौर पर हासिल कर सकोगे। भारत के किसी भी महकमे के इंडियन सिविल अफसर को ये नंबर दिखाकर तुम उसके हर तरह की शहरी और सरकारी सहूलतें हासिल कर सकोगे। मैंने पूछा, सर क्या ये कोड नंबर किसी कार्ड की शक्ल में होगा? बाल ठाकरे ने कहा, नहीं, इसका कोई कार्ड नहीं होगा। ये खुफिया कोड नंबर तुम्हें ज़ुबानी याद करना होगा। इस नंबर का असर तलिस्मी होगा। ये नंबर मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगा। ये नंबर खुद मुझे भी मालूम नहीं है। ये मुझे कौन देगा महाराज? मैंने सवाल किया। बाल ठाकरे बोला, ये नंबर तुम्हें दिल्ली में डिफेंस इंटेलिजेंस का महकमा देगा। डिफेंस इंटेलिजेंस का दफ्तर भारत के कैंट सेक्रेटेरिएट में है और ये महकमा बराह रास्त भारत के प्रधानमंत्री के मातहत है। सारे मामला तय हो चुके हैं। तुम्हारी पासपोर्ट साइज तस्वीरें डिफेंस इंटेलिजेंस के ऑफिस में पहुंच चुकी हैं। तुम उसके इंचार्ज मिस्टर सुरिंदर कोहली से जाकर बराह रास्त मुलाकात करोगे। तुम्हारे मिशन के बारे में वही तुम्हें गाइड करेगा। बाल ठाकरे बियर गिलास में डालने के लिए रुका तो मैंने उससे पूछा, सर मुझे इस मिशन के लिए कब रवाना होना होगा? बाल ठाकरे ने अपनी मोटी शीशों वाली ऐनक नाक पर जमाते हुए कहा, तुम आज सुबह जनता एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली रवाना हो जाओगे। दिल्ली स्टेशन पर तुम्हें गंगा खाड़ीकर नाम का एक आदमी मिलेगा। वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें कैंट सेक्रेटेरिएट ले जाएगा। तुम्हारे पास दूसरा कुर्ता पजामा है? मैंने कहा, जी हाँ, आज ही लॉन्ड्री से धुला कर लाया था, वो पहन लेना। साथ कुछ और चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। अब तुम जाकर आराम करो, सुबह ठीक वक्त पर रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। इसके बाद बाल ठाकरे ने अपनी जेब से बटुआ निकालकर मुझे 200 रुपये दिए और कहा, ये तुम्हारी दिल्ली तक के सफ़र के लिए काफ़ी होंगे। बाकी तुम्हें दिल्ली पहुंचने के बाद ज़रूरत की हर शय मिल जाएगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अब जाओ। मैंने उठकर वहां के रिवाज के मुताबिक बाल ठाकरे के पांव छूकर आंखों से लगाए और प्रणाम करके उल्टे पांव कमरे से निकलने लगा तो बाल ठाकरे ने कहा, ये सारी बातें जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई हैं टॉप सीक्रेट बातें हैं। इनको राज में रखना तुम्हारी ड्यूटी है, इनका किसी से जिक्र तक न करना। मैंने कहा, यो हुक्म महाराज, ऐसा ही होगा। मैं कमरे से निकल गया। मेरा क़याम बम्बई में शिवसेना के दफ्तर में ही होता था। वहीं एक कमरे में रात को सोता था। कमरे में आकर मैं चारपाई पर लेट कर सोचने लगा कि मुझे एक इंतहाई नाजुक और इंतहाई खुफिया मिशन दिया गया है। जाहिर है असूली तौर पर डिफेंस इंटेलिजेंस का कोई ना कोई जासूस मेरी निगरानी पर भी ममूर किया जाएगा, जो मेरी नकलो हरकत की निगरानी करेगा। ऐसा आमतौर पर होता है। यह भी मुमकिन था कि इस मिशन के लिए मेरे पीछे कोई जासूस न लगाया जाए, क्योंकि मेरा मिशन भारत के अंदर ही था, किसी दूसरे मुल्क में नहीं था। अगर किसी दूसरे मुल्क में होता तो भारत के सफारत खाने का कोई ना कोई आदमी ज़रूर मेरी निगरानी करता। बहरहाल मैं हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार था। मैंने 2 फैसले दिल में कर लिए थे। पहला फैसला ये था कि मुझे उन दूर मार मिसाइलों की तनसीब और लॉन्चिंग पॉइंट के बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मालूमात मुहैया करनी थी, और दूसरा फैसला ये किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले उन मिसाइलों को उनके खुफिया डंप में ही तबाह करना था। मगर तबाह इस तरह करना था कि कोई हादसा मालूम हो या फिर वहाँ के किसी मुलाजिम की गफलत से ऐसा हो, मुझ पर किसी को ज़रा सा भी शक न हो। इसके अलावा मेरा अपना एक मिशन भी था। ये मिशन जलंधर के बोर्ड वाले मंदिर में रुपो शौहरत के मुसलमानों के कातलों भास्कर पटीकर और शीवा को ठिकाने लगाकर शौहरत के मुसलमानों के खून और मुसलमान खवातीन की बेहरुमती का बदला चुकाना था। मैं ये सारी बातें लाहौर में मलक साहब और भट्ट साहब को खुफिया ट्रांसमीटर के ज़रिए पहुंचाने के लिए भी बेताब था, मगर मेरे पास कोई ट्रांसमीटर नहीं था। इसके लिए मुझे अमृतसर अपने आदमी के पास जाना पड़ना था, और इसका मेरे पास वक्त नहीं था। मलक साहब और भट्ट साहब का खुफिया कोड और फ्रेक्वेंसी मुझे मालूम थी। मैंने ये सोचा कि भारत की खुफिया एजेंसियों के मरकज़ में जा रहा हूँ। वहाँ जब भी किसी जगह मौका मिला और कोई ट्रांसमीटर हाथ आ गया तो मैं ये सारी खुफिया बातें मलक साहब या भट्ट साहब को पहुँचा दूँगा। इसी किस्म की बातों पर गौर करते हुए रात गुजर गई। फिर मुझे नींद आ गई। अगर मुझे ऑफिस का एक मुलाजिम आकर ना जगाता तो शायद मैं सोया रहता और गाड़ी निकल जाती। दफ्तर की तरफ से किसी ने उसकी ड्यूटी लगा दी थी। जनता एक्सप्रेस बम्बई के दूसरे बड़े स्टेशन बोरी बंदर से 9:40 पर चलती थी। मुझे 7 बजे जगा दिया गया। मैं उठकर नहाया, शेव की और खद्दर का साफ़ सुथरा कुर्ता पजामा पहना। गले में कांग्रेसी वर्करों वाला खद्दर का थैला लटकाया। थैले में मेरा टूथब्रश, शेव का सामान और कॉपी पेंसिल थी। 100 के दोनों नोट जो बाल ठाकरे ने मुझे दिए थे मैंने कुर्ते की जेब में रख लिए। ऑफिस से निकलकर बम्बई की 1-2 मंजिला बस में बैठा और बोरी बंदर पहुंच गया। बम्बई की सुबह मुझे शुरू ही से बड़ी अच्छी लगती थी। भारत का ये शहर अपने मौसम और खाने पीने की वजह से दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ की फ़िज़ा भी भारत के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ एंग्लो इंडियन और पारसी काफ़ी तादाद में आबाद हैं, और बम्बई के गुजराती और मराठा कल्चर के साथ साथ पारसियों और एंग्लो इंडियन का कल्चर भी नुमाया नज़र आता है। बोरी बंदर का स्टेशन जिन लोगों ने देखा हुआ है उन्हें मालूम होगा कि बड़ा शानदार स्टेशन है, और यहाँ से भारत के मुख्तलिफ शहरों को गाड़ियाँ जाती हैं। जनता एक्सप्रेस वहीं से तैयार होती थी। 9 बजे खाली ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर लग गई। उसमें कोई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नहीं थी। सारे डब्बों की कुर्सी नुमा सीटें एक जैसी थीं। सिर्फ बर्थों की बुकिंग होती थी। ये बुकिंग 3-3, 4-4 दिन की एडवांस होती थी। मेरी बुकिंग ना हो सकी थी। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं सीट पर ही सो जाने का आदी था। 9:50 पर ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली का सफ़र काफ़ी तवील सफ़र था। रास्ते में कई मशहूर शहर, जंगल और दरिया आए। सारा दिन और सारी रात ट्रेन का सफ़र जारी रहा। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरकर मैं एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां से मुझे दूर से देखा जा सकता था। मुसाफिर ट्रेन से उतरकर अपने अपने सामान के साथ गेट की तरफ जा रहे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। इतने में एक दरमियानी उम्र का दुबला सा आदमी जिसने कमीज़ पतलून पहनी हुई थी मेरी तरफ आया और कहने लगा, क्या आपका नाम धर्मचंद है?